नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती त्यागी आप सबका स्वागत करती हूँ और आपके लिए अपनी पुस्तक झरोखे से एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सुबह का सूरज। चलिए सुनते हैं कहानी सुबह का सूरज। भैया शास्त्री नगर चलोगे? हाँ, कितनी सवारी? मैं कितनी दिखाई दे रही हूँ? अच्छा, आप अकेली हैं? हाँ, चलो जल्दी। रात के 12 बजे थे। ट्रेन पूरे 2 घंटे लेट थी। पलक काफ़ी परेशान लग रही थी। उसके हिसाब से यानी ट्रेन का मेरठ में पहुंचने का टाइम 10 बजे रात था। इस समय दुकानें बंद होने लगती हैं, परंतु फिर भी सड़क पर भीड़ दिखाई देती है। भीड़ शहर वालों की, युवा पति पत्नी की जो सैर सपाटे के मकसद से, दुकान बंद करके जाने वाले व्यापारियों की, बाहर डिनर करने के इच्छुक कई परिवारों की, रात में चलने वाले ट्रकों की, गरीब रिक्शा वालों की जो सड़क के किनारे बने छोटे मोटे ढाबों पर खाना खाते हैं और घर भेजने और रिक्शा मालिकों का किराया निकाल कर बची कुछ खुची कमाई को देसी ठेकों पर उड़ाते हैं। ऐसे समय में ठेके के दलालों की तेज़ नज़रें अकेली दुकेली लड़कियों को गिद्ध दृष्टि से तलाशते हैं और फिर उन्हें अपनी जाल में फंसाकर मोटी रकम कमाते हैं। पलक का आज घर वालों से जमकर झगड़ा हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद अपने 2 भाइयों और माँ का खर्च उठा रही थी पिछले 5 वर्षों से। दोनों भाइयों को, सुमित और अमित को पढ़ाने लिखाने के बाद बड़े भाई की नौकरी के लिए बहुत हाथ पैर मारा, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। वैसे भी सुमित की गृहस्थी पलक की कमाई से अच्छी खासी चल रही थी, इसलिए वह कोई तनाव भी नहीं ले रहा था। हर महीने पलक से घर खर्च करने के बहाने मोटी रकम लेता और पत्नी के साथ सैर सपाटे पर जाता, परंतु आज पलक की सहनशीलता जवाब दे गई थी। उसने साफ शब्दों में कहा था कि सुमित, तुम अपने परिवार का खर्च खुद उठाओ, अब मेरे बस की बात नहीं है। इसी बात पर बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई थी कि पलक ने गुस्से में घर छोड़ दिया था। घर से बाहर निकलकर जब उसने सोचा कि वह निकल तो आई है, पर जाएगी कहाँ, अकस्मात ध्यान आया कि उसकी मौसेरी बहन मेरठ के शास्त्री नगर में रहती है, तो उसने उसी के पास जाने का मन बना लिया। रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मेरठ जाने का एक पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। पूछताछ से पता चला कि वह रात 10 बजे मेरठ पहुंचेगी, परंतु ट्रेन पूरे 2 घंटे देर से पहुंची थी। रिक्शा वाला मुख्य सड़क से हटकर अब गलियों में उतर आया था। शास्त्री नगर का रास्ता केवल 10 मिनट का ही था, पर 15 मिनट बीत जाने के बाद भी रास्ते अपरिचित ही लग रहे थे। ऐ रिक्शा वाले, किधर से ले जा रहा है? शास्त्री नगर तो मुख्य रोड से ही आ जाता है, पलक ने कहा। मैडम जी, अभी आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। पलक 2 मिनट चुप बैठी रही, फिर बोली, अरे किधर से, कहाँ ले जा रहा है? अब तक तो पहुँच जाना चाहिए। अरे मैडम जी, आपको पहुँचने से मतलब है ना, चुप बैठिए। कब से कह रहा अभी पहुँचेगा, अभी तक तो आया नहीं, दिमाग ठीक है ना? अरे लड़की, चुप बैठी रह, अभी पहुँचाए देता हूँ, कहते हुए रिक्शा वाले ने एक गली में रिक्शे को तेजी से मोड़कर रोक लिया। उतर नीचे, ये कौन सी जगह है, कहाँ लाया मुझे? रिक्शे से उतरती हुई पलक ने कहा। लड़की के नीचे उतरते ही रिक्शा वाला उसे पीछे से धक्का देकर उस पतली गली के किनारे पेड़ के नीचे खींच ले गया और उसके मुंह में अपना गमछा ठूंसकर उसके हाथों को ऊपर की ओर पेड़ से बांध दिया और उसके साथ बलात्कार किया। आधी रात को सड़क से उतरकर इस गली में आने वाला शायद ही कोई हो। जैसे ही एक बार उसने पलक को छोड़ा,
कलुआ जो पास से गुजर रहा था उसने रिक्शा वाले को अलग कर अपनी हवस पूरी की। इसी प्रकार लगभग 2 घंटे तक उनकी वहशियाना हरकतें चलती रहीं और जब पलक बेहोशी की हालत में पहुंच गई तब वो उसे उसी रिक्शे में डालकर मुख्य सड़क पर एक किनारे फेंक गए। न जाने पलक कब तक वहीं बेसुध हालत में पड़ी रही। जब थोड़ी सी आंखें खुली तो उसने एक महिला को कहते सुना, अरे अरे, कौन कौन है यह बेचारी विपत्ति की मारी। उसने पलक को होश में लाने की कोशिश की। अरे कौन हो बहन तुम, और यहाँ कैसे पड़ी हो। वो मुझे उधर। और पलक की आंखें फिर से मूंदने लगीं। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ जाना कहाँ है, हम तुम्हें पहुँचा देंगे। आंखें बंद किए पलक ने कहा, शास्त्री। अच्छा शास्त्री नगर, समझ गए, ठीक है चलो पहुंचा देते हैं। और थोड़ी देर में वो एक छोटे से फ्लैट में थे। ये तो शास्त्री नगर नहीं है, आप हमें कहाँ लाए हैं। आंखें खोल चारों ओर देखती हुई पलक ने पूछा। अरे ऐसी हालत में बहन के घर जाओगी तो वो क्या सोचेगी। यहाँ थोड़ी फ्रेश हो लो तब चलते हैं। पलक चुप हो गई। शायद ठीक ही कह रहे हैं ये लोग। किसी तरह से उन्होंने पलक को खड़ी किया और उसके हाथ मुंह धुलवाए और खाने को थोड़ा दूध और ब्रेड दिया। पलक सोच रही थी, कितने अच्छे हैं ये लोग। दुनिया में सब लोग खराब नहीं हैं। अगर सभी खराब ही होते तो यह धरती कैसे टिकती। दूध और ब्रेड खत्म हो रहा था। साथ ही पलक की पलकें मुदी जा रही थीं। थोड़ी ही देर में वो सोफे पर निढाल होकर गिर गई। उस महिला ने उस पुरुष की मदद से उसे और पुरुष को बिस्तर तक पहुंचा दिया और धीरे से कमरे से बाहर निकल आई। अंदर से घुटी घुटी सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कुएं में से आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद वह भी बंद हो गई। वो पुरुष सीना ताने हुए बाहर निकला और जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद 2 लंबे तगड़े मुस्टंडे एक काले रंग की शीशे वाली गाड़ी लेकर फ्लैट के सामने थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों पलक को लेकर मुन्नी बाई के कोठे पर थे। पलक उस समय अर्धविक्षिप्त सी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। 3-4 स्त्रियां पलक को सहारा देकर ले गईं और एक तंग से गलियारे को पार करती हुई एक अंधेरी कोठरी में उसे बंद कर दिया। उधर वो राक्षस जैसे दिखने वाला दलाल मुन्नीबाई से मोटी रकम लेकर 9-2-11 हो चुका था। खोलो दरवाज़ा, खोलो, अरे कोई है, दरवाज़ा खोलो। न जाने कब से पलक दरवाज़ा पीटे जा रही थी, पर वहाँ सुनने वाला नहीं था। थक हार कर वह वहीं गिर गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। रोते रोते जब निढाल हो गई तो आवाज़ भी बंद हो गई और अर्धमूर्छित सी हो गई। शाम 7 बजे मुन्नी बाई 4-5 लड़कियों के साथ आई और कोठरी का दरवाज़ा खोला और उसके कंधे झंझोड़ती हुई बोली, ऐ महारानी उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। पलक ने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर देखा। पहले उस ठसकेदार मोटी औरत को देखा जिसने एक बड़ा सा जूड़ा बना रखा था, जिसमें चांदी की क्लिप लगी हुई थी। कानों में बड़ा सा ईयरिंग, बड़ी सी बिंदी, आँखों में सूरमा और होंठ पान से रंगे हुए थे। दांत हमेशा पान खाने से कहीं कहीं से लाल और कहीं कहीं से काले पड़ गए थे। गले में कई लड़ियों वाला सोने का बड़ा सा हार पहने हुए थी और कलाइयों में मोटे मोटे सोने के कड़े। शरीर पर कढ़ाई वाली भारी सी जरी की साड़ी और चेहरे पर क्रूरतापूर्ण मुस्कान। साथ वाली लड़कियां भी सजी धजी थीं। मुन्नी बाई ने लड़कियों को धमकाते हुए कहा, अब देख क्या रही हो, ले जाओ इसे, नहला धुला कर अच्छी तरह सजा दो, ग्राहक आते ही होंगे। अब तक पलक ने सारी परिस्थिति समझ ली थी। वह एकदम तड़प कर उठी और उनके बीच से भागने की कोशिश की,
पर तभी उन लड़कियों ने उसे दबोच लिया। उनमें से जो अधिक लंबी चौड़ी थी, उसने उछलकर पलक को एक जोरदार थप्पड़ मारा। पलक एक तरफ को गिर पड़ी। उसने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। लड़कियां उसे लगभग घसीटती हुई स्नान घर की ओर ले गईं। एक दूसरी ने एक जोड़ी कपड़े स्नान घर की खूंटी पर लटका दिए और बोली, क्या नाम है तेरा लड़की? उनमें से ही एक ने कहा, इसका नाम आज से शमा है। अभी तक जो भी रहा हो, शमा की तरह जलेगी और परवानों को अपनी ओर खींच कर जलाएगी। उन्हीं में से किसी एक ने कहा। सारी लड़कियां ठहाके मारकर हंस पड़ी और पलक किसी गहरे कुएं में उतरती चली गई। पलक ने उस घड़ी को हजारों बार कोसा जब उसने अपना घर छोड़ा था। अब वह पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी और जब भी आक्रोश से अपने पंखों को झटकती, जब भी पिंजरा तोड़कर खुले आसमान में निकलना चाहती, उसके पंख पिंजरे की सींकचों से लहूलुहान हो जाते। उसे याद नहीं रहता कि दिन में कितने गिद्ध उसके बदन को नोचते, काटते, परंतु वह पीड़ा से चीख भी नहीं पाती। यदि कभी चीखती तो मुन्नीबाई अगले दिन ग्राहक खराब करने के अपराध में उसकी चिमटे से पिटाई करती, भूखी रखती और तरह तरह से सताती। ऐसे ही लगभग 2 महीने बीत गए। इसी परिस्थिति को अब पलक ने अपनी नियति मान ली थी। ये सभी लड़कियां रात भर जागती और दिन भर कहीं कहीं सीढ़ियों पर, बरामदों में, कभी किसी बेड के नीचे दुबक कर बेसुध पड़ी रहती। कई बार उनके मुंह पर और होठों पर सैकड़ों मक्खियां बैठी रहती, पर उन्हें उड़ाने का होश नहीं रहता। जानवरों से बदतर जिंदगी थी इन सब की। दिन के उजालों में सफ़ेद धक धक चेहरे लिए लोग यहाँ आकर अपनी रातें काली किया करते थे। मुन्नीबाई अपनी लड़कियों को विश्वास दिलाया करती कि तुम्हारी ज़िंदगी यहीं सुरक्षित है। यहाँ से बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी है। कोई तुम्हें सही नज़रों से नहीं देखेगा। बाहर में कोई तुम्हें अपने पास भी नहीं बैठाएगा। इस तरह मुन्नीबाई लड़कियों का दिमाग ही बदल देती, उसके सोचने समझने पर लगाम लगा देती, और जब उसे विश्वास हो जाता तो उन लड़कियों को छज्जे या छत पर जाने की इजाज़त मिल जाती। पलक ने भी अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था। एक दिन जब वह छज्जे पर खड़ी थी, वह वैसे ही आते जाते लोगों की भीड़ को देखे जा रही थी। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वह ठगी सी रह गई। वह उसके मामा थे। पलक चाहती तो उन्हें आवाज़ दे सकती थी, परंतु वह जिस दलदल में खड़ी थी, उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुटकर रह गई और मामा जी आगे चले गए। अब पलक की छटपटाहट बढ़ गई। वह उस पिंजरे को तोड़कर उड़ जाना चाहती थी। अब 24 घंटे उसके दिमाग में यही बात चलने लगी कि कैसे इस जहन्नुम से बाहर निकला जाए। उसने बहुत संभल कर एक पत्र लिखा, जिसमें अब तक का सारा दुखड़ा वर्णित था। उसने उस पत्र की कई तहें बनाकर एक माचिस की डिब्बी में रखा और उसे अपने पास बहुत संभाल कर रखती। एक दिन मुन्नीबाई अपने मुस्टंडों के साथ किसी दूसरे शहर में नाचने गाने का प्रोग्राम करने गई थी। बाकी लड़कियां, जैसा कि बताया था, इधर उधर सोई पड़ी थी। पलक उस डिब्बी को लेकर छज्जे के पास बैठी रही। वह आने जाने वाले लोगों में अपने मामा जी को ढूंढ रही थी। एकाएक आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मामा हाथ में थैला लिए इसी गली की ओर से बढ़े चले आ रहे थे। उसने हिम्मत करके मामा मामा आवाज़ लगाई। मामा की नज़र जैसे ही ऊपर उठी, उसने माचिस की डिबिया नीचे फेंक दिया। मामा ने पलक को पहचान लिया था। उन्होंने माचिस की डिब्बी उठा लिया और तेज़ कदमों से गली से बाहर निकल गए। कहीं एकांत स्थान देखकर उन्होंने उस माचिस की डिब्बी को खोला तो उसमें से मुड़ा तुड़ा पलक की बर्बादी का दस्तावेज मिला। सारा पढ़ा एक सांस में, फिर दोबारा पढ़ा और वहीं दर्द से चित्कार करने लगे। उनकी अपनी भांजी और उस नर्क में।
वे अपनी बहन के घर गए, सारा हाल सुनाया और वह पत्र भी दिखा दिया। मेरठ के थाने में उस कोठे के विरुद्ध FIR लिखवाई गई। महिला पुलिस का एक दस्ता तैयार किया गया। इसके बाद उस स्थान की चारों ओर से चुपचाप से मुखबिरी की गई। एक मुखबिर को पलक की फ़ोटो दिखाई गई और उसके साथ ही पलक के मामा को भी ग्राहक बनाकर मुन्नीबाई के कोठे पर भेजा गया। मुन्नीबाई ने इन्हें एक से बढ़कर एक लड़कियां पेश की, पर ये सबको नापसंद करते रहे और अब मुन्नीबाई ने 2 और लड़कियों को दिखाया और झल्ला कर कहा, अब इनमें से कोई पसंद हो तो छांट लो, नहीं तो रास्ता नापो। आए बड़े नवाब। उन 2 लड़कियों में से एक पलक थी। मामा ने फौरन उसे चुन लिया और मुखबिर दूसरी लड़की को लेकर एक कमरे में चला गया और उसे इधर उधर की बातों में देर तक लगाए रखा। इधर मामा पलक को लेकर एक कमरे की ओर बढ़ गए। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने जज्बातों पर काबू किए रखा था। कमरे में पहुंचते ही पलक मामा के पैरों पर गिरकर रोने लगी। मामा जी, मुझे यहाँ से निकालिए। मामा जी ने धीरे से कहा। हाँ, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। मामा जी ने मोबाइल पर यस का मैसेज भेजा और सीढ़ियों पर एकदम कुछ लोगों के पैरों की धम धम की आवाज़ें आने लगी। पुलिस वालों ने कोठे पर अचानक छापा मार दिया था। कोठे को पहले ही सादी वर्दी में पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। मुखबिर ने मामा जी के कमरे पर दस्तक दी और मामा जी पलक का हाथ पकड़े बाहर आए। उधर चारों ओर भगदड़ मची थी। लड़कियों को मुन्नीबाई के दलाल कहीं अलमारियों में कपड़ों के पीछे और कहीं दुछत्तियों, दीवानों और ना जाने कहाँ कहाँ छिपा रहे थे। इसी भगदड़ में मामा जी पलक का हाथ पकड़े हुए सीढ़ियों की ओर लपके। वहाँ दलालों को पुलिस वाले अपनी लाठियों से पीट रहे थे और दलाल फिर भी उन्हें अंदर कोठे में दाखिल होने से रोक रहे थे। इसी अफरा तफरी में मौका देखकर मामा जी पलक को लेकर बाहर निकल कर सीधे थाने की ओर भागे। थाना केवल 5 मिनट की दूरी पर था। वहाँ से पुलिस वैन में बैठाकर पलक को उसके घर तक पहुँचा दिया गया। इसके बाद असली छापे का काम शुरू हुआ, जिसमें बहुत सी लड़कियाँ जिन्हें नौकरी या काम का झांसा देकर उनके अपने ही रिश्तेदार यहाँ बेच गए थे, पकड़ी गईं और उन्हें उनके घर वालों के सुपुर्द किया गया। इस बार मुन्नीबाई की पैसों की थैली काम नहीं आई थी, क्योंकि इस बार थाने पर ईमानदार दरोगा मिस्टर जसवंत सिंह तैनात थे। पलक अब उस नर्क से बाहर निकल चुकी थी और बेवक्त घर से गुस्से में निकलने की भरपूर सज़ा भुगत चुकी थी। सामने उसका ऐसा भविष्य खड़ा था जिससे उसे फिर से संवारना था। राह कठिन जरूर थी, परंतु असंभव नहीं। पलक अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उस नरक से निकल आई थी। आज महीनों बाद उसकी रातें काली नहीं हुई थी और सुबह का सूरज बाहें पसारे उसका स्वागत कर रहा था। धन्यवाद।